हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट लेके आए हैं। यह जॉब अपडेट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है, जिसको हम लोग यूपीपीसीएल बोलते हैं। इसके तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकाली गई। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बहुत संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। चलो हम बात करते हैं कि इसमें कितनी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है और इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, साथ इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। मैं सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब का अपडेट लेकर आऊँ उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखिए, बहुत बच्चे इस वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली यूपीपीसीएल ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन्होंने बता दिया है कि ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर इन्होंने सीट निकाली है। आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर इन्होंने सीट निकाली है। चलिए बात करते हैं कितनी कितनी सीटें हैं और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसमें कितने मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, इसका फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। मैं सारी बातें इसमें करूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, यूपीपीसीएल जो आपको पता है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम यूपीपीसीएल बोलते हैं, इसकी तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, जिसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मांगा गया डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी आपने अगर पॉलिटेक्निक यानी कि जो डिप्लोमा किया है वो अगर आपने किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें टोटल सीट की बात करूँ तो टोटल सीट में जो आई है वो आपकी 173 सीट आई है। टोटल जब मैं सीट की बात करूँ तो 173 सीट आई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है वो सीट को अलग अलग कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व वालों के लिए 71 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 17 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 46 सीट है, एससी वाले बच्चों के लिए 36 सीट है और एसटी वाले बच्चों के लिए 3 सीट है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं इसमें। अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूँ, मैं इसके अगर पे स्केल की बात करूँ तो देखिए, इसका जो पे स्केल है वो आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका 44,900 रुपीज़ आपका इसका पे स्केल बनेगा। इसके अलावा आपको और भी डीएनए अलाउंसेस और आपके अदर अलाउंसेस मिलेंगे, तो अप्रॉक्स आपका पेमेंट जो 50,000 के आसपास आपका मिलेगा इसमें। तो काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी दी जा रही है। अगर मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए, इसमें 2 तरह की क्वालिफिकेशन आपको निकाली गई है। पहला जो है आपका ए नंबर, आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि आपको हिंदी पढ़ने आनी चाहिए। आपको हिंदी जो है वो आपको पढ़ने लिखने अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपका 10th में एक सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। 10th में आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो है वो हिंदी एक सब्जेक्ट होता ही होता है। अगर नहीं होता है तो आप जिस भी डिप्लोमा किए हैं, जिस भी कॉलेज से या जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है वहाँ से, आप जो उत्तर प्रदेश की जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा जाकर, जिसमें आपको ये मेंशन किया जाएगा कि आपको हिंदी पढ़नी और लिखनी अच्छे से आती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों को हिंदी पढ़ने लिखने तो आती ही होगी, इसलिए पहला जो क्वालिफिकेशन है वो कोई खास मायने नहीं रखता है। जो सेकंड है वो आपका इंपॉर्टेंट है। आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने अगर 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को बीटेक वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो है वो आपको डिप्लोमा रखा गया है। अगर आपका डिप्लोमा है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ बीटेक है तब इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉलेज जो है वो AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं इसमें एज क्वालिफिकेशन की बात करूँ, चलिए मैं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने नोट में लिख दिया है कि अगर आपने डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्टेंस एजुकेशन आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर मैं इसके लिए एज की बात करूं तो इसका जो मिनिमम एज है वो आपका रखा गया है 18 ईयर और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो आपका रखा गया है 40 साल यानी 40 ईयर्स। आपका जो एज का कैलकुलेशन होगा वो आपका 1/1/2021 यानी 1 जनवरी 2021 से आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए, और अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो SC ST और OBC के स्टूडेंट, देखिए OBC के जो स्टूडेंट होंगे वो अगर आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी से बिलोंग करते हैं तभी आपको यूपी का आपको OBC का इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका फॉर्म जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर यूपी से हैं तो आप अपने OBC, अपने SC ST का बेनिफिट या EWS का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यूपी का होना जरूरी, यानी आपका यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं
तो आप इसका फॉर्म जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज में आपको मिल सकता है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी की यहाँ पर मैंने बात कर दी है। अब आते हैं मैं यहाँ पर कि अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जहाँ पर जॉब कर रहे हैं पहले से आप, तो वहाँ से आपको NOC लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आपको देना पड़ेगा। ये तो बहुत आगे की बात हो गई। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है। ठीक है, देखिए इसका एग्जामिनेशन सेंटर के लिए इन्होंने कुछ सिटीज़ दी हैं, आपका एग्जाम इन्हीं सिटीज़ में कंडक्ट कराया जा सकता है। यानी कि वाराणसी है, कानपुर है, बरेली है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है और मेरठ है। तो आपकी ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल आपके पास टोटल 7 शहर हैं। इससे 7 टाउन में आपकी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और आपका जो एग्जाम होगा वो CBT मोड से होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। और आपके एग्जाम में अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 3 घंटे दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम काफ़ी अच्छा खासा समय दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ 200 क्वेश्चन में, तो 200 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको जो 150 क्वेश्चन होगा वो आपके कंसर्ट डिसाइपल यानी कि आपके जो डिप्लोमा है, आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उससे पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका जो 20 क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आपका GK से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन आपके ब्रांच पेपर से यानी आपके डिप्लोमा से, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपके GK से और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा जाएगा। तो ये इसका पूरा पैटर्न होने वाला है। और 1 क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव आपको कट कर लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है और ये इसका एग्जामिनेशन सिटीज था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब चलिए अब मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड आता है तो आपको अपने एडमिट कार्ड जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ लेके जाना है। और इन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है कि वो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे। यानी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फॉर्म भरते समय अपना फोटो देंगे उस फोटो को जरूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि आपको जब आपका एग्जाम होगा तो आपको उस समय उस फोटो को लेकर जाना है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप एडमिट कार्ड तो लेकर जाएंगे ही, इसके साथ आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड यानी कि अपना कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी आपको या फिर वोटर ID कार्ड आपको वहाँ पर लेकर जाना है। तो ये आपका एग्जामिनेशन के समय जब आप एग्जाम दे जाएंगे तो आपको इस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है कि किस तरह से आपकी होगी। देखिए अगर इन्होंने एक चीज मेंशन किया आप यहाँ देख सकते हैं, जनरली UPPCL की जो एग्जाम होती है उसमें एग्जाम जनरली एक शिफ्ट में कंडक्ट करा लिया जाता है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और एग्जाम को अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में या एक से ज़्यादा दिन में कंडक्ट कराया जाता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो सबसे लास्ट में उन्होंने दे दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब, नहीं होता तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आपको बता दिया है सिलेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा प्योरली बेस्ड होगा आपका CBT एग्जाम पर। CBT एग्जाम में जो आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसी पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, उस पर आपको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होने के बाद भेज दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसकी फी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि इसमें फी कितना देना है आपको। देखिए अगर आप SC है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी आपका डोमिसाइल ऑफ यूपी यानी यूपी के रहने वाले और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको 826 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। या आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी जनरल OBC EWS के कैंडिडेट को आपको 1180 रुपये यानी कि आपको 1180 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो आपको ओनली 12 रुपये का आपको चार्ज लगेगा, जो आपका बस इतना ही आपको चार्ज देना है, इसके अलावा आपको कोई फी नहीं देना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि SC ST के बच्चों के लिए 826 रुपीज़, OBC EWS और जनरल वाले बच्चों के लिए 1180 रुपीज़ और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए ओनली 12 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये आपका फी स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की इन्होंने जो बात की, उन्होंने बोला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कहाँ से इशू होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है कैंडिडेट विल प्रोड्यूस
character certificate issued from the head of the last institute attendant and also from who responsible or respectable person who should not be his or her relative at the time of ज्वाइनिंग। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम देना पड़ेगा। आप जिस इंस्टीट्यूट से लास्ट बार पढ़े हैं, यानी अगर आप डिप्लोमा से हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप पढ़ रहे हैं लास्ट बार में, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके अगल बगल के लोग हैं उनसे भी पूछताछ आपकी होगी आपके कैरेक्टर के बारे में। तो ये सब बहुत आगे की बात है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया है ताकि आप इसके बारे में अवेयर रहें। चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो आपका है www.uppcl.org। इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जो भी अप्रेंटिस की जो भी फॉर्म आती है या जो भी एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से इजीली उसको भी देख सकते हैं, उसके बारे में भी आप वहाँ पर अपना रिजल्ट या जो भी अप्रेंटिस है आप वहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं इसका भी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दूंगा। चलिए मैंने आपको इसे बता दी है कि क्या इसका कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं वहाँ से आकर इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि ऑल कंसर्न्ड एंड रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, OBC वाले बच्चों के लिए NCL, अदर स्टेट वालों के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 31/3/2021। यानी कि आपको जो अपना OBC सर्टिफिकेट आपको जो या कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो देना है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए। यानी 31 मार्च 2021 के बाद आपका इशू हुआ ही आपको अपना नॉन क्रिमिलियर यानी कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट, या SC से बिलोंग करते तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर OBC से बिलोंग करते तो NCL आपको 31/3/2021 के बाद का ही इशू होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी आपका 31/3/2018 के बाद का इशू होना चाहिए। यानी कि आप ये 31/3/2018 लिखा गया है और इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपका 31/3/2021 लिखा गया है। ठीक है, और ये जो आपका जो सर्टिफिकेट है, ये आपका सर्टिफिकेट अब यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपका DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू होना चाहिए, DM से आपका इशू होना चाहिए, इन्होंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि किस तरह से होगा और इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिए इस चीज़ को कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा वो 12/11/2021 यानी 12 नवंबर से इसका फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका फॉर्म आप 2/12/2021 यानी इसका फॉर्म जो आप है 2 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये मैंने आपको बातें बता दी हैं। और इसका जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट दिया है इन्होंने, देखिए यहाँ पर इन्होंने CBT एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट दिया है वो दिया है 2nd वीक ऑफ जनवरी। यानी आपका मान लीजिए कि आपका 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट होने का चांसेस बनता है। ये टेंटेटिव डेट है और ऐसा देखा गया कि UPPCL जो है वो अपने एग्जाम के मामले में काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल है। तो ये अपने एग्जाम जो काफ़ी समय पर लेती है हमेशा ही, इसलिए आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये एग्जाम में लेट बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगी भी तो थोड़ा सा लेट करेगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब भी ये वैकेंसी निकालती है अपने एग्जाम बहुत ही टाइम पर ले लेती है। तो इसलिए इसके एग्जाम का प्रिपरेशन आप अभी लग जाएं। अगर इसके आपको रिगार्डिंग कोई भी और डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। या आप चाहें तो डायरेक्टली आप इसके हेल्प डेस्क पर भी आप इसको मेल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आप दे सकते हैं helpdeskje.721@gmail.com। ये आपका जो है वो इसका हेल्प डेस्क है। ठीक है, और ये देखिए ये आज ही के दिन 28/10/2021 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखना चाहते हो तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे दिया है, ये नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसे नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो वो तो आपको इस फॉर्मूला का कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है। तो आई होप आपको पूरा UPPCL का जो वैकेंसी है इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं ऐसे ही और भी जॉब के इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास लेकर आता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।